Okay, so today we will start फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में अगर हम देखें तो क्या पढ़ना है हमें. द टॉपिक्स आर गिवन इन द फर्स्ट चैप्टर. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल, ट्रेनिंग लोड, प्रिंसिपल एंड एडेप्टेशन प्रोसेस, मीन्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, इट्स कॉज, सिम्टम्स एंड रेमेडियल मेजर्स. अब ये दिखने में आपको छोटा दिख रहा है पर इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट. बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस, थोड़ा सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. लेट्स जस्ट सी द बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, है ना. कई बार इसमें से पूछा जाता है. तो फर्स्ट बुक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग सेलरे, किसने लिखी थी? डेट्रिच ने. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको लिख भी सकते हो. स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है. 1957 में. देन कूट मैनुअल ने 1960 में लिखी थी बुक मूवमेंट साइंस, है ना. पीरियडाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है. पीरियडाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लिखी थी एलपी मैथवे ने. ओके, एलपी मैथवे ने. और सेम पर्सन ने बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी लिखी थी 1977 में. तो आपको याद रखना है कि कौन सी ऑथर ने क्या कौन सी बुक लिखी थी. बस ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है. बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग साइंस रिटन बाय डी मार्टिन. क्लियर है? बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग साइंस रिटन बाय डी मार्टिन. स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना और उनको याद कर लेना. अब अगर डेफिनेशंस की बात करें, कई बार पूछा जाता है ऐसा नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ बेसिक प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन. किसने दिया था? मैथवे ने. हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा डीप में, है ना. ये किसने दिया था? एलपी मैथवे ने. याद रखना क्या की पॉइंट है इसमें. बेसिक प्रिपरेशन, बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन, एलपी मैथवे, राइट. पेडागोजिकल प्रोसेस किसने बोला था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को? हैरे ने. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ साइंटिफिक नॉलेज, इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ परफेक्शन. अब देखो डेफिनेशन में याद रखने की जरूरत है आपको, पूरी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम के हिसाब से आपको इसके हर चीज में डिफरेंट की पॉइंट होते हैं, तो उसकी की पॉइंट याद रखना है आपको कि वो एक डेफिनेशन दूसरे डेफिनेशन को कैसे डिफरेंट करता है. जैसे मैं इसमें बोलूं कि बेसिक प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन, बस इतना याद रखना है. किसने बोला? एलपी मैथवे ने बोला. इज अ पेडालॉजिकल प्रोसेस. अगर ये किसी और डेफिनेशन में पेडालॉजिकल प्रोसेस आपको याद दिखने को मिल रहा है तो कुछ और की टर्म ढूंढिए इसमें. पेडालॉजिकल प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स परफेक्शन, ठीक है. इतना याद रखो. किसने दिया? हैरे ने. मार्टिन के हिसाब से क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? क्या है? प्लान एंड कंट्रोल प्रोसेस. इतना याद रखना है बस. प्लान एंड कंट्रोल प्रोसेस किसने बोला था? मार्टिन ने. फॉर अचीविंग गोल. तो हर डेफिनेशन में अभी 4-5 डेफिनेशन है, इसके की पॉइंट याद रखना है आपको. आपको कोई सी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है ऐसा कि दिस इज गिवन बाय विच ऑथर. क्लियर है यहां तक? ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं हम. तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक्स, है ना. अब आते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की तरफ. ये है
हमारा सिलेबस। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमने क्या देखा वेरियस ऑथर के हिसाब से कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, एज ए प्रोसेस है जिसमें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट किया जाए। इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। इसका मोटो क्या, गोल क्या है कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, है ना। कुछ ऑथर ने बोला पेडागोजिकल प्रोसेस है, इसमें लर्निंग इन्वॉल्वमेंट है, टीचिंग इन्वॉल्वमेंट है, इससे हम स्पोर्ट्स परफेक्शन लाते हैं, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई कुछ भी मिला के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का काम है कि स्पोर्ट्समैन एथलीट के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। अब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हम जाएंगे नहीं इसके ऊपर, बेसिक नॉलेज के ऊपर। लेट्स स्विच टू द मेन पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन, ये जो मीनिंग वगैरह है आप ऑलरेडी यू नो। ट्रेनिंग का मतलब है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ऑर्गेनाइज्ड वे में हम किसी भी क्लास की कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी का इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है ना, जिससे कि हम मेंस की एबिलिटी, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट को बढ़ा सके। जैसे आप किसी भी टाइप की ट्रेनिंग में जा रहे हो तो आपका मोटो क्या है, राइट। आप जूडो की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो तो क्या मोटो है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासेस हो रही है जिसमें आप आपकी जूडो की स्किल्स को इंप्रूव कर सको, जूडो के परफॉर्मेंस को बढ़ा सको। तो यही फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट को हम इंप्रूवमेंट कर सके, यही ट्रेनिंग है ना। एम्स ऑफ स्पोर्ट्स, एम्स एंड टास्क ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, क्या है एम, फिजिकल, साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली हाईएस्ट परफॉर्मेंस को अचीव करना। फिजिकल प्रिपरेशन से, टेक्निकल प्रिपरेशन से और टैक्टिकल प्रिपरेशन से, इन तरीके से स्पोर्ट्समैन का परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, राइट। हम डिस्कस करेंगे इन फैक्टर्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जो इंपॉर्टेंट नहीं, जो सिंपल सी चीजें मैं उसको फास्ट करते जा रहा हूं, है ना। जिन पे ध्यान देना चाहिए उसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन जैसा है नहीं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंडिविजुअल हाई परफॉर्मेंस इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। ठीक है, हम किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग करते हैं, कोई सा भी एक स्पोर्ट्स लेते हैं उसमें हम ट्रेनिंग करते हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंडिविजुअल प्रोसेस है ना, सिस्टमेटिक प्लान है, साइंटिफिक है, राइट, एजुकेशनल प्रोसेस है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू मे ऑलरेडी नो। यहां तक किसी को कुछ डाउट? नाउ आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। नाउ सी वन बाय वन। यहां पे तो आपको दिख रहा है, पर इसमें बहुत कुछ है, थोड़ा सा पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यहां तक तो क्लियर है ना, सब बेसिक से नॉर्मल सी चीजें हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। अब सबसे पहले बात करें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट। यस, एनीवन टेल मी व्हाट इज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट? हाँ हाँ, राइट, मल्टीलेटर मतलब मल्टीपल गेम्स कराना। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, क्या क्या रोल है इसका? वेरी गुड। हाँ, अब देखो, ऐसा माना जाता है ना, जैसे मैंने वो एक कौन सा था एफएसटीओ का वो भी लिया था, फेडरेशन स्टेट टेक्निकल ऑफिशियल का, एथलेटिक्स का। उसमें भी कोचेस ने कहा था कि भाई फॉरेन एथलीट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आप देखोगे अच्छे लेवल के प्लेयर, वो बचपन में क्या है मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते थे। उनको एकदम बचपन से ही, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इनिशियल एज से स्पेसिफिक स्पोर्ट्स नहीं पकड़ाया। एक्सेप्शन छोड़ दो, सचिन तेंदुलकर वगैरह या कुछ ऐसा देखा जाए, उनकी बात नहीं कर रहे। जो मैक्सिमम प्लेयर है जो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा अच्छा अचीव कर पा रहे हैं, है ना, उन्होंने स्टडी बताई थी ऐसा। तो जो प्लेयर 10-12 साल में मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं वो प्लेयर आगे जाके इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो प्लेयर
कंपेरेटिव बात कर रहे हैं। और जो प्लेयर बहुत अर्ली एज में एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को पकड़ लेते हैं तो उनका क्या है, नेशनल लेवल तक तो ठीक है, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाता है, पर फर्दर ओलंपिक लेवल तक कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता। उनका परफॉर्मेंस जल्दी से इंप्रूवमेंट होकर जल्दी से डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, उनकी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है कि हम मल्टीपल एक्सपेक्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस के अलग अलग कंपोनेंट को, है ना, डेवलप करते हैं, मूवमेंट स्किल्स को डेवलप करते हैं, मोटर लर्निंग होती है, नए नए न्यूरल नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है ब्रेन में। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप होती है इंसान में, पर्सन में। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट का यही कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए तो उनको मल्टीपल स्पोर्ट्स इन्वॉल्व किया जाए इनिशियल फेज में, ना कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स दे दिया, मल्टीपल स्पोर्ट्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग स्पेशलाइजेशन, अर्ली स्पेशलाइजेशन अवॉइड करना चाहिए ताकि उनमें बर्नआउट ना हो। दूसरी बात कि उनके मल्टीपल चीज़ों का, मल्टीपल कंपोनेंट का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो यही है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट, राइट। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट में क्या होता है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग का परसेंटेज बहुत कम होता है। जैसे बहुत सारे गेम खिला देंगे, कैचिंग, रनिंग, थ्रोइंग, खो खो, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, तो जो स्टूडेंट को जो समझ में आएगा अपने हिसाब से चूज कर लेगा और उसमें आगे स्पेशलाइजेशन कर लेगा वो, राइट। तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो, अगर देखो ट्रेनिंग स्टार्ट, अगर इसके हिसाब से देखें तो स्पेशलाइजेशन शुड नॉट बी स्टार्ट इन मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स बिफोर एज ऑफ 15। 15 साल की एज तक स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं करना चाहिए। अब देखो, ये थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस हो सकता है, कुछ स्पोर्ट्स ऐसा हो जिसमें जल्दी चाहिए, ये एवरेज की बात कर रहा है, प्रेडिक्शन की बात कर रहा है। कुछ स्पोर्ट्स में ये 12 साल की उम्र हो सकती है कि 12 साल से स्पेसिफिक ट्रेनिंग जरूरी है ना। बट ये ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि 15 साल से कम पहले मल्टीलेटरल ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन नहीं देना चाहिए। ट्रेनिंग स्टार्ट एट द एज ऑफ 7-8 ईयर्स। इसमें क्या होगा, वेरियस स्पोर्ट्स खेलेंगे। 10, 12, 13 की एज से आते आते स्पोर्ट्स के साथ में कुछ स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम दे सकते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, तो यह है मल्टीलेटरल का कॉन्सेप्ट। क्लियर है सबको? कुछ डाउट? नाउ सेकेंड प्रिंसिपल है स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है इसमें कि देखो, स्पेसिफिक ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग की। इसमें क्या है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एक्सरसाइज या फिर स्पेशलाइजेशन। डिफरेंट ट्रेनिंग का डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट होगा अलग टाइप से, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग का इफेक्ट स्पेसिफिक होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग का स्पेसिफिक रोल है स्पोर्ट्स में, राइट। जैसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग से क्या होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल एडेप्टेशंस, है ना। रेसिस्टेंट ट्रेनिंग से क्या होगा, कंट्रेक्टाइल मैकेनिज्म, मतलब न्यूरोमस्कुलर मसल्स में डेवलपमेंट होगा, हाइपरट्रोफी होगी, मसल्स मास डेवलप होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग का रोल है इसमें कि हमें स्पोर्ट्स के हिसाब से स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, डिमांड के हिसाब से स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस एज में हो आप वो टाइम पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी चाहिए। एडवांस एथलीट की बात करें, जो एडवांस एथलीट रहते हैं, टोटल ट्रेनिंग का 60-80% उसका स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, 60 to 80%, क्योंकि उनमें वो लेवल की फिटनेस ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और बाकी का जनरल फिटनेस होता है 20-30%। तो एडवांस एथलीट में स्पेसिफिक ट्रेनिंग का रोल ज्यादा होता है क्योंकि उनमें ऑलरेडी वो फिटनेस लेवल डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। अब इंडिविजुअलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, नीड, एक्सपीरियंस, इसके हिसाब से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, लिखो इसमें इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर, ये फिक्शन ही है, ये दिया गया है वेरियस सोर्सेज में, जस्ट लाइक इसमें बोम्पा में दिया हुआ है पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग में, प्लान अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस लेवल। ठीक है, क्लियर सी बात है, आपको इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अगर हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग, तो ये डिपेंड करता है एथलीट्स के ऊपर। चिल्ड्रंस पे विल पावर ज़्यादा होता है, उनसे हम थोड़ा सा वर्कआउट करा सकते हैं।
इंडिविजुअल ट्रेनिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, एक ट्रेनिंग एज होती है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का पर्सन है, 20 साल के पर्सन है, एक पिछले 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा है और एक सिर्फ 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तो ट्रेनिंग एज यहाँ पे एक की पर्सन की 1 ईयर्स हो गई और सेकंड की 5 ईयर्स हो गई, तो इसके हिसाब से ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स है, ठीक है। जूनियर एथलीट को HIIT देना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क ऑफ इंजरी, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जेंडर के हिसाब से अब देखो, गर्ल्स की बात करें, आफ्टर प्यूबर्टी है ना, बॉडी फैट बढ़ जाता है, फैट फ्री मास कम हो जाता है, टोटल मास बॉडी का कम होता है। तो मेल और फीमेल में डिफरेंस है ट्रेनिंग में, तो बॉडी में फीमेल और मेल में डिफरेंस है, तो ट्रेनिंग में भी डिफरेंस आएगा, है ना। एनाटॉमिकल बायोमैकेनिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल में, राइट। अब ये देखो, ऐसा सजेस्ट किया जाता है, परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय MC साइकिल। देखो इसमें भी लिखा हुआ है। अब देखो, हमने जो कल लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड लास्ट में, कि परफॉर्मेंस का कोई इफेक्ट होता है, नहीं होता है। परफॉर्मेंस का कोई इफेक्ट नहीं हो, MC साइकिल का कोई इफेक्ट नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का परफॉर्मेंस के ऊपर। बट क्या नोटिस किया गया है कि ल्यूटियल फेस में, हमने भी देखा था, अब ल्यूटियल फेस आपको पता ही है, अगर आपने क्लास की होगी तो आपको बताया था मैंने, ल्यूटियल फेस, फॉलिकुलर फेस, 2 फेज है इस हिसाब से। बाकी दूसरे हिसाब से कितने फेज थे? पॉलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, 3 अलग से फेज थे ना। तो ये ल्यूटियल फेस में, ल्यूटियल फेस कब होता है? 13-14 दिन से स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 13-14 डेज के बाद से जो बाद वाला फेस होता है वो ल्यूटियल फेस होता है। स्टार्टिंग का डेज 12-13 तक फॉलिकुलर फेस। तो ल्यूटियल फेस में कोर टेम्परेचर बढ़ सकता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है थर्मो रेगुलेशन में। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और क्या वेरिएशन आना चाहिए? इंडिविजुअलाइज, लेक ऑफ वेरिएशन अगर रहेगा। अब ट्रेनिंग में वेरिएशन नहीं रहेगी तो प्रोग्राम हो जाएगा मोनोटोनस और परफॉर्मेंस हो जाएगा प्लेटो। मतलब एक जैसी ट्रेनिंग करते आ रहे हैं तो परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। वेरिएशन पे अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन की, तो वेरिएशन होना चाहिए ट्रेनिंग में। हम एक जैसे 5 किलोमीटर रनिंग करते आ रहा हूँ, बस स्लो रनिंग, तो कुछ स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। समटाइम्स अल्टीट्यूड ट्रेनिंग, समटाइम्स स्पीड, समटाइम टेम्पो, समटाइम इंटरवल ट्रेनिंग, समटाइम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्लो फास्ट कंटिन्यूस, जो भी है। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब वेरिएशन किस में? वेरिएशन इन मैक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल, राइट। वेरिएशन इन माइक्रोसाइकिल, बिटवीन माइक्रोसाइकिल, ये आपको समझ में आ रहा है वर्ड? मतलब पढ़ते बन रहा है आपको? स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारी चीजों का, ठीक है। माइक्रोसाइकिल में वेरिएशन कैसे ला सकते हैं, और विथिन ट्रेनिंग में वेरिएशन कैसे ला सकते हैं? जैसे बेक स्क्वाट लगाया, है ना, फिर हाफ क्वार्टर स्क्वाट लगा दिया, फिर स्प्लिट स्क्वाट लगा दिया, फिर जंप स्क्वाट लगा दिया। तो अलग अलग टाइम पे हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करनी है तो उसमें भी हम स्क्वाट में अलग अलग वेरिएशन ला सकते हैं। देखो, हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के उस पर भी नहीं जाएंगे, मतलब थ्योरेटिकल पे जाएंगे हम थोड़ा सा, है ना। रियल वाला जो कोचिंग वाले पे नहीं जाएंगे हम, कॉलेज से कोचिंग फिलोसॉफी पे, एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे। वेरिएशन बिटवीन माइक्रोसाइकिल, हाँ बोलिए। नहीं, इसमें देखो ऐसा ही लिखा गया है, मल्टीपल स्पोर्ट्स में मल्टीपल इवेंट आएगा। देखो, अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उसमें क्या है, मल्टीपल इवेंट क्या क्या आ जाएगा? थ्रोइंग, कैचिंग, बॉलिंग, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, है ना। थोड़े से बच्चे अगर ग्रो हुए तो उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स में, हॉकी, बैडमिंटन, मतलब कुछ भी, कोई फिक्स नहीं है क्राइटेरिया। इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है
कि अगर बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे तो हर स्पोर्ट्स का एक अलग फिटनेस का डिमांड है ना। किसी स्पोर्ट्स में स्पीड एंड्योरेंस चाहिए, किसी में स्ट्रेंथ चाहिए, किसी में एक्यूरेसी चाहिए, किसी में स्किल्स चाहिए। तो क्या होगा, बच्चों का एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप हो जाएगा फिटनेस का। मल्टीपल डेवलपमेंट होगा बच्चों का, हर टाइप का डेवलपमेंट हो जाएगा, और वो डेवलपमेंट इनको आगे जाके हेल्प जरूर करेगा लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग रन में। समझ रहे हो। अगर हम न्यूरोलॉजिकली भी देखें तो हम एक ही चीज करने से क्या होता है, हमारा एक ही न्यूरल पाथवे डेवलप होता है। पर हम लर्निंग मल्टीपल चीजें करते हैं तो हमारे नए नए न्यूरॉन के कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं हम। इफ यू आर एक्सपोजर टू मल्टीपल एक्सपीरियंस यू विल हैव अ न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब नए नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन का डेवलपमेंट होना। तो क्या होगा, बच्चों में एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगा, स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, डिसीजन मेकिंग उनका सही होगा। तो ये कई सारे, और साथ ही साथ फिजिकली भी डेवलपमेंट होगा। तो ये कई सारी चीजों का मिला के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप होता है, इसलिए मल्टीपल स्पोर्ट्स। हाँ, वेट ट्रेनिंग देखो बच्चों को करा सकते हैं, बट वेट ट्रेनिंग क्या होना चाहिए कि भाई, ऐसा मैंने सुना है कि वो अपर, जैसे सिर से ऊपर लेके वेट वर्टिकली ना एग्जीक्यूट हो, जैसे बाइसेप्स कर लो वगैरह करा लो, है ना, ऐसी चीजें करा लो। बच्चों का वेट ट्रेनिंग का एज दिया हुआ है 13 साल से ऊपर का नॉर्मली, अकॉर्डिंग टू सोर्स, सम सोर्स। और एमसीक्यूज में आया भी था ये कि कौन सी साल से बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं वेट ट्रेनिंग, तो 13 साल से ऊपर बच्चों को दे सकते हैं आराम से, है ना। और ऐसा माना जाता है कि वेट ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं तो वो वर्टिकली प्रेस ना करें हमारी बॉडी को, वर्टिकली एग्जीक्यूट ना करें ट्रेन। जैसे हमने शोल्डर प्रेस किया हाई, ज्यादा वेट से, है ना, ऊपर से किया हमने, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऊपर हमारे मोटर एंड प्लेट पे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों की हाइट वाइट में ऐसा माना जाता है, राइट। तो 13 की एज से ऊपर बच्चों को वेट ट्रेनिंग दे सकते हैं हम। क्लियर है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था एमपीपीएससी स्पोर्ट्स ऑफिसर में भी पूछा था ये क्वेश्चन एज का, तो उसका आंसर यही था 13। और इसमें भी मैंने कहीं में पढ़ा था। हम कहाँ पर थे? तो वेरिएशन, अब बहुत सारे तरीके हैं वेरिएशन लाने के। ये जो अलग अलग तरीके हैं, वेरिएशन इन बिटवीन द माइक्रोसाइकिल, वेरिएशन इन माइक्रोसाइकिल, है ना, इंटेंसिटी में वेरिएशन लाके, तो ये अलग अलग तरीके हैं वेरिएशन लाने के। टाइप ऑफ ट्रेनिंग में वेरिएशन ले आओ, कभी एंड्योरेंस कभी स्पीड, तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन। अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी पर डे के हिसाब से अगर ज्यादा होती है तो एडेप्टेशन ज्यादा होता है, समझ रहे हो। फ्रीक्वेंसी मतलब एक दिन में आप 2 या 3 बार ट्रेनिंग कर रहे हो तो एडेप्टेशन आपका ज्यादा होगा, राइट। पर ये बिगनर्स को नहीं सजेस्ट किया जाता है। अल्टरनेटिंग इंटेंसिटी, ये सब इंटेंसिटी वॉल्यूम में सब अलग से पढ़ेंगे, और ठीक है, अभी तो ये प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हम, है ना। इंटेंसिटी ऐसी होना चाहिए कि इसमें अल्टरनेशन, रोज हम एक जैसा इंटेंसिटी नहीं ले सकते। एक पॉइंट आना चाहिए ट्रेनिंग लोड का, एक पीरियड आना चाहिए रेस्टिट्यूशन का, रिकवरी का। तो ट्रेनिंग लोड आप ग्राफ देख सकते हो, अभी पढ़ाऊंगा मैं ये चीजें, देखूंगा ठीक है, इस पे आएंगे हम प्रोग्रेशन लोडिंग पे। वेरिएशन इन स्किल्स, तो ये सारा इट्स ऑल अबाउट वेरिएशन। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मॉडल। अब ट्रेनिंग मॉडल कैसे डेवलप करें? सपोज आपके पास एथलीट है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको ट्रेनिंग बनाना है, ट्रेनिंग प्लान बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले ट्रेनिंग मॉडल क्या होता है। ट्रेनिंग मॉडल एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का मॉडल है जिसमें आप सारी चीजें की ट्रेनिंग कितनी देना चाहिए, क्या देना चाहिए, जो बेस्ड है प्रीवियस मोड के ऊपर, करंट
एथलीट की स्टेटस क्या है और साइंटिफिक फाउंडेशन के ऊपर। आपके पास कोई इंटरनेशनल प्लेयर आए तो आप उनका ट्रेनिंग का पूरा प्लान कैसे बनाओगे, उनने पिछले क्या ट्रेनिंग की है उसके ऊपर, उनका लेवल क्या है फिटनेस का करंट, 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं। राइट डाउन ट्रेनिंग मॉडल बेस्ड ऑन दिस 3 फैक्टर्स, राइट डाउन दिस फैक्टर्स, प्रीवियस मोड, करंट लेवल ऑफ एथलीट, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन। इन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होगा ट्रेनिंग मॉडल। सभी लिखो। और ट्रेनिंग मॉडल क्या है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस, है ना। अब देखो ये लिख लिया सबने। अब देखो इनको हम डेवलप कैसे करें, ट्रेनिंग मॉडल कैसे बनाए, ये स्टेप्स है। आपको स्टेप्स में ऐसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ABCD कोडिंग टाइप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। सपोज आपके पास स्प्रिंटर्स आए हैं तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्प्रिंट ट्रेनिंग में, कुछ नया क्या आया है वो करोगे आप। सबसे पहले क्या करोगे, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रिसर्च पेपर से, क्या नई नई बुकलेट से, क्या बुक से, ट्रेनिंग में क्या नया इंप्रूवमेंट आया। हम पूरी पुरानी चीजें तो कैरी नहीं करेंगे ना हर बार, तो हम क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, साइंटिफिक लिटरेचर, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एथलीट का ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो ये साइंटिफिक लिटरेचर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो भी पुरानी रिसर्च है, नई रिसर्च चाहिए। फॉर्मुलेटिंग टेस्टिंग बैटरीज एंड ऑब्जर्वेशन प्लान। अब हमने देखो, हमने क्या करा, सबसे पहले सारा डेटा ले लिया, नया जो भी आया ट्रेनिंग में, नया कुछ हमने ले लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम टेस्ट बैटरीज बनाएंगे मतलब ऑलरेडी बनी होगी तो हम प्लान करेंगे और कैसे टेस्ट लिया जाए। अब बात यह आती है, हमारे पास डेटा तो है कि जो जो नया कुछ आया ट्रेनिंग में, अब हमें जानना है एथलीट्स का लेवल, कि एथलीट का प्रेजेंट लेवल क्या है। तो उसके लिए हम टेस्ट बैटरीज का फॉर्मुलेशन करेंगे, प्लान बनाएंगे और एथलीट का टेस्ट लेंगे। सेकेंड स्टेप इवेल्युएट, थर्ड स्टेप इवेल्युएट द एथलीट। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, एथलीट को टेस्ट करने के बाद में, उसकी क्षमता को जानने के बाद में, है ना, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। किसका, एथलीट का और ट्रेनिंग का, कि भाई ये एथलीट को प्रेजेंट करंट परफॉर्मेंस है और ये ट्रेनिंग करते आ रहा है और ये ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा। याद रखना, इवोल्यूशन के बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग डेटा। फिर आएगा डेवलप ट्रेनिंग मॉडल। बस ऐसे करके डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग मॉडल। तो क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हो, पहला स्टेप, आप जो भी नया ट्रेनिंग में कुछ आया है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, साइंटिफिक लिटरेचर की तरफ जाओगे, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि आप एथलीट को मेजर करोगे, उसका टेस्ट लोगे, जो फैक्टर दिए हैं। आप टेस्ट कैसे लेंगे, सबसे पहले प्लान बनाएंगे क्या क्या टेस्ट लेना है, सेकेंड टेस्ट लेंगे, इवेल्युएट करेंगे, थर्ड इंटरप्रिटेट करेंगे और डेवलप करेंगे ट्रेनिंग मॉडल। क्लियर है। उसके बाद में तो आपको पता ही है, इंप्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और टेस्ट इन कंपटीशन। तो ये है ट्रेनिंग मॉडल के फेजेस, स्टेप्स। आपको समझ में आया ये, राइट डाउन स्टेप्स इन ट्रेनिंग मॉडल। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। किसी को कुछ डाउट यहां तक, मतलब ट्रेनिंग मॉडल कि हम कैसे एथलीट को ट्रेन करना है, हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या है ट्रेनिंग को एथलीट को ट्रेन करने के लिए। क्लियर है। नाउ लोड प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ लोड प्रोग्रेशन। क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट, समझ में आ रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है क्या? 1 2 3। यहां पे हमने क्या किया, एथलीट का इवोल्यूशन कर लिया है और हमारे पास में क्या है, डेटा है कि एथलीट का प्रेजेंट लेवल क्या है परफॉर्मेंस का, है ना। और परफॉर्मेंस का प्रेजेंट लेवल ये है हमारे पास, और वो पर्सन एथलीट किस टाइप की ट्रेनिंग करते आ रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नया ट्रेनिंग का प्लान बनाएंगे।
सपोज बाय चांस अब वो रनर है ना, उसका स्ट्राइड लेंथ हमने ट्रेनिंग का इंटरप्रिटेशन किया, टेस्टिंग किया, जो भी टेस्टिंग के बाद हमें पता चला कि रनिंग का स्ट्राइड लेंथ क्या है, कम है। हमें ये पता चला, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना, कभी पता चलेगी ना इससे। इवोल्यूशन के बाद में जो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और इवोल्यूशन करेंगे तो हमें कमी पता चलेगी। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे। समझ रहे हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करने से पहले हमें इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है कि एथलीट्स में कमी क्या है और उसके करेक्टिव मेथड्स क्या है। परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट करेक्शन ना, हमें कुछ ना कुछ करेक्ट करना है। या तो एंड्रेंस कम है, स्किल्स में कोई कमी है, एंगल में जेवलिंग का एंगल सही नहीं आ रहा है, तो करेक्टिव मेजर्स को हमें पता करना है और उसके हिसाब से सारी चीजें ट्रेनिंग में इंक्लूड करना है। क्लियर है? तो इससे इंटरप्रिटेट करके पता चलेगा। आफ्टर इवैल्यूएशन द एथलीट वी विल इंटरप्रिटेट वॉट एवर द डेटा एथलीट्स हैव, व्हाट आर द कमी एथलीट्स हैव। ठीक है। नाउ लोड प्रोग्रेशन। अब लोड प्रोग्रेशन की बात करें, मतलब आपका ट्रेनिंग जो आपने दी है उसमें आपको एक जैसा लोड दोगे तो वो कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपने वो मिलो वाली कहानी सुनी होगी, वो जो किसको सांड को उठा के ले जाता ना पहाड़ पे, क्या सांड थी, क्या थी, ओक्स था, क्या था, कहानी सुनी होगी ना वो। तो वो क्या करता था कि रोज पहाड़ी पे, यस मिलो था ना उसका नाम, रेसलर। हाँ, तो आपने कहानी सुनी होगी कि वो बच्चे को लेके जाता था बचपन से, जब वो छोटा था ऑक्स, तो उसको उठा के ले जाता था सांड। तो जब वो ऊपर गया रोज लेके जाता था तो उसका वेट बढ़ते जा रहा था, वेट बढ़ते जा रहा था। तो साथ में मिलो भी, रेसलर भी, जो भी है वो भी स्ट्रांग होते जा रहा था। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्रेशन हम क्या करते हैं कि लोड बढ़ाना जरूरी है ताकि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए। अगर लोड नहीं बढ़ाएंगे तो परफॉर्मेंस में नो इंप्रूवमेंट। अब ट्रेनिंग लोड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ट्रेनिंग लोड किन चीजों पे डिटरमाइन करती है, किन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग लोड डिटरमाइन करता है, राइट डाउन। ट्रेनिंग लोड डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ एथलीट। राइट डाउन, ये पॉइंट लिखो। ट्रेनिंग लोड डिटरमाइंड बाय, लिख लो तो लाइक कर देना। डिटरमाइन बाय डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग। लिख लिया? लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, क्लियर है? अब ट्रेनिंग लोड तीन टाइप के हैं, स्टिमुलेटिंग, रिटेनिंग और डिट्रेनिंग। तीन टाइप के ट्रेनिंग लोड है। स्टिमुलेटिंग एक वो अलग है, मेथड ऑफ डेवलपिंग ट्रेनिंग मोड अभी हम जाके पढ़ेंगे। कंजुगेटिव, कंसंट्रेटेड, स्टेप लोडिंग, ये अलग टाइप है। वो कैसे प्रोग्रेशन करना ट्रेनिंग लोड में, वो मेथड्स है। ये है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लोड, स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड, रिटेनिंग और डिट्रेनिंग, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आपका प्रेजेंट लेवल क्या है अभी, उससे अबाव वाला अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो उससे क्या होगा, एक आपका इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। आपके प्रेजेंट लेवल से ज्यादा वाला अगर आप ट्रेनिंग लेते हो, अबाव योर प्रेजेंट लेवल, तो आपका ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट होगा, आपके परफॉर्मेंस में। तो वो क्या होगा, स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड। व्हाट इज स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड? सपोज दिस इज योर लेवल, प्रेजेंट लेवल, ये प्रेजेंट लेवल है सपोज, और आप ट्रेनिंग का लेवल आपके प्रेजेंट लेवल से इतना ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड। स्क्रीन किसको किसको नहीं दिख रही है? यस नीरज, जरा स्क्रॉल करो, चेंज हो गया होगा तुम्हारा वो। मेरे को भी दिख रही है स्क्रीन तो मेरे दूसरे डिवाइस से, या फिर रिज्वाइन करना।
ये स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड है। दूसरा ट्रेनिंग लोड क्या है? रिटेनिंग। जितनी ट्रेनिंग आपका ये लेवल है, ये प्रेजेंट लेवल है और यही लेवल की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? जस्ट मेंटेनेंस होगा ना, मेंटेनेंस होगा परफॉर्मेंस का, ना तो इंप्रूवमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? नीचे दिख रही स्क्रीन, रिट्रेनिंग लोड। रिजॉन कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये क्या है? रिट्रेनिंग लोड। इसको मेंटेनेंस लोड भी बोल सकते हो आप। पर आप ट्रेनिंग लोड लो बिलो योर लेवल, ये वाला बिलो योर प्रेजेंट लेवल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डी ट्रेनिंग लोड। इसको क्या बोलेंगे हम? डी ट्रेनिंग लोड। क्लियर है सबको? ये आपका प्रेजेंट लेवल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसा डायग्राम बना लो कॉपी में। ये प्रेजेंट लेवल है, ठीक है ना। अब इसको ट्रेनिंग, ये वाली ट्रेनिंग करने से क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, इसलिए इसको स्टिमुलेटिंग बोला है। ये वाले से मेंटेन रहेगा और ये वाले से आप अगर आप लंबे टाइम तक करते हो रिट्रेनिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। गॉट इट? अब ये क्या होता है, टाइम के साथ में ना स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड कन्वर्ट होता है रिटेनिंग ट्रेनिंग लोड में। आज आपका लेवल यहां था, तो कल आपका लेवल कहां जाएगा? यहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। एक टाइम बाद आपका लेवल अप हो जाएगा ना, है ना। एक टाइम बाद आपका लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। तो जो स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड था वो बन जाएगा रिटेनिंग लोड, और नया स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड चाहिए फिर आपको। समझ रहे हो? ठीक है। ये ग्रीन वाला नया आपका न्यू लेवल हो गया, न्यू लेवल, है ना। तो जो स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड था वो रिट्रेनिंग बन जाएगा, और जो रिट्रेनिंग लोड था वो बन जाएगा डिट्रेनिंग लोड। और स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग लोड नया आपको जरूरत पड़ेगी नए परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ये समझ में आया सबको? एवरीवन टेक दिस स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो थ्योरेटिकली हैवियर देन एथलीट्स प्रेजेंट लेवल, डिट्रेनिंग लोड, है ना। एथलीट्स टाइपिकल लोड अलाउ मेंटेनेंस, ठीक है। रिटेनिंग लोड को क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस वाला लोड भी बोल सकते हैं ना। स्टिमुलेटिंग लोड प्लस एडेप्टेशन, ये मैंने आपको बताया वही है। रिटेनिंग लोड बिकम डिट्रेनिंग और स्टिमुलेटिंग लोड बिकम डिट्रेनिंग रिटेनिंग। अब लोडिंग के हम अलग अलग टाइप की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, कैसे लोड को चेंज किया जाए। लोडिंग क्लासिफिकेशन इज अ फ्लूइड कॉन्सेप्ट दैट चेंजेस एज एथलीट एडप्ट। मतलब आप जिंदगी भर एक ट्रेनिंग लोड पे नहीं चलते। आप जैसे जैसे बिगनर हो, आपका आगे आगे ट्रेनिंग लोड का जो प्रोग्रेशन है वो अलग अलग होते जाएगा, है ना। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड ट्रेनिंग लोड। अब मेथड्स ऑफ प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग लोड, कैसे ट्रेनिंग को बढ़ाया जाता है, कैसे लोडिंग ली जाती है, उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड ट्रेनिंग लोड, सिमिलर टू लोडिंग डेंसिटी थ्रू आउट द फेस। अब देखो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग लोड में कुछ नहीं है, लिखो मेथड्स ऑफ डेवलपिंग, यहां पे लिखो मेथड्स लिखो, उसके आगे सबसे पहला लिखना है हेडिंग स्टैंडर्ड लोड। इसमें जो है वही रखते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता। रोज जिंदगी भर में मतलब 1 महीने तक 5 किलोमीटर ही रनिंग कर रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं, नो चेंज। अब इसमें क्या होगा? परफॉर्मेंस अर्ली स्टेज में तो इंक्रीज होगा, पर बाद में कोई चेंजेस नहीं आएगा, परफॉर्मेंस में प्लेटो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लोडिंग।
क्लियर है? कोई ट्रेनिंग लोड में चेंजेस नहीं आता, एक जैसा चल रहा है, तो परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में इंप्रूव होगा, फिर जाके कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, है ना। अब ये देखो हमारे पास में अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग लोड स्टार्ट करते हैं हम। ये पीपीटी भेज दूंगा, इसमें देख लेना अर्ली स्पेशलाइजेशन मल्टी स्पेशलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। ट्रेनिंग लोड की बात कर रहे थे हम। बिफोर प्रोसीडिंग टू द ट्रेनिंग लोड, लेट्स हैव सम बेसिक रिगार्डिंग ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड क्यों दिया जाता है? ताकि हमें फटीक मिले, और फटीक से हमारी बॉडी का होमोस्टेसिस बिगड़े, और होमोस्टेसिस जब वापस रिकवरी होगी तो एक नया लेवल का हम अचीव कर पाएंगे, सुपर कंपेंसेशन, और हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा। तो ट्रेनिंग लोड हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी में फटीक आए, ताकि हमारा होमोस्टेसिस बिगड़े, और उसके बाद में हम जब रिकवरी ले तो एक हमारा नया लेवल हो। तो ट्रेनिंग लोड इज अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड placed on individual motor stimulus movement result in improvement and maintenance of performance capacity। ट्रेनिंग लोड दो टाइप के हैं, आउटर लोड और इनर लोड। आउटर लोड, इनर लोड में क्या होगा? जो फिजियोलॉजिकल एक्सर्शन परसिप्शन आपको मिलेगा लोड का, वो इनर लोड हो जाएगा, राइट। स्वेटिंग, फटीक, लैक ऑफ मूवमेंट, है ना, जिसकी वजह से आपका इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें बिगड़ेगी, राइट। जो भी आउटकम आपको मिलेगा यहाँ पे। और आउटर लोड क्या हो गया? एक्सरसाइज इंटेंसिटी, लोड, वॉल्यूम, ये सब आउटर लोड है। ये हम देते हैं एथलीट को। और इनर लोड, उसके वजह से क्या होता है? इनमें चेंजेस आता है। तो आउटर लोड की वजह से इनर लोड में कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं आपको। आउटर लोड की वजह से इनर लोड के ऊपर इंफ्लुएंस आता है, इसके वजह से ये आउटकम है आउटर लोड का, ये आउटकम है इनर लोड, है ना। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो स्वेटिंग होगी, फटीक होगी, है ना, कंसंट्रेशन बिगड़ेगा ज्यादा ओवर ट्रेनिंग करने से, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये है इनर लोड। अब टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात करें, ये पहले पढ़े। देखो इंटेंसिटी और वॉल्यूम को हमें डिटेल से पढ़ना है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, अभी जस्ट आफ्टर दिस प्रोग्रेशन के बाद में हम पढ़ेंगे। अभी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इंटेंसिटी मतलब कितना एफर्ट लगा रहे हो आप, डिग्री ऑफ एफर्ट। 100 मीटर स्प्रिंट लगा रहे हो, स्लो रनिंग कर रहे हो, कम एफर्ट है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में ज्यादा एफर्ट लगा के कम टाइम में कर रहे हो तो वो ज्यादा एफर्ट हो जाएगा, है ना। तो इंटेंसिटी का मतलब हो गया हाउ मच एफर्ट, हम कितना पुट कर रहे हैं एफर्ट किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए, कितना एग्रेसिवली हम उस चीज को कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी है, राइट। डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लोड डेंसिटी, हमारे टोटल ट्रेनिंग में रेस्ट का रेशियो कितना है वो डिसाइड करेगा हमारी डेंसिटी। अभी इसमें इस चीज को आपको कंफ्यूजन होता है तो अभी के लिए छोड़ दीजिए, हम इसमें अभी हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन के बाद में, जस्ट आफ्टर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम, टोटल ड्यूरेशन के लिए या टोटल आप कितना वर्कलोड कर रहे हो उसका वो है वॉल्यूम। टोटल ड्यूरेशन आप 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, या आपने कितनी बार टोटल वेट उठाया, है ना। तो ये चीजें डिसाइड करता है वॉल्यूम। कैसे मेजर करते हैं ये सब चीजें अभी आपको सब कुछ पता चलेगा डिटेल में। अभी लेट्स स्टार्ट आवर लोडिंग। सबसे पहले है हमारा लीनियर लोडिंग। राइट डाउन, लीनियर लोडिंग हेडिंग डालो। लीनियर लोडिंग में क्या होता है, हर डे आप क्या करते हो, प्रोग्रेसिवली लोड को बढ़ाते हो। हम क्या करते हैं, लोड को प्रोग्रेसिवली बढ़ाते हैं हर बार, है ना, कंटिन्यूसली लोड को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवर ट्रेनिंग होगा, राइट।
अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं हम तो क्या हो सकता है, ओवर ट्रेनिंग होगा। इसको सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए कर सकते हैं, है ना, क्लियर है। इसमें रिकवरी का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रेस्टिट्यूशन साइकिल नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे अपन ने लोड बढ़ा दिया, कंटिन्यूसली बढ़ा दिया, यहाँ पे हम एक एडेप्टेशन के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए इस ट्रेनिंग लोड पे एक्सरसाइज करें फिर जाके इंप्रूवमेंट करें, नहीं, इसमें कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं लोड, तो इसमें रिकवरी का टाइम नहीं मिलता, इसमें बर्नआउट हो सकती है, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या है, लीनियर लोडिंग, क्लियर है। नेक्स्ट है स्टेप लोडिंग। स्टेप लोडिंग में क्या होता है, हमने क्या किया, ट्रेनिंग लोड बढ़ाया, फिर कुछ टाइम के लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग लोड बढ़ाया, फिर उसको एडेप्टेशन के लिए टाइम दिया, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग लोड लिया, है ना। देखो ये फर्स्ट मैक्रो साइकिल है, अलग अलग मैक्रो साइकिल है। हमने स्टार्टिंग के वीक, पहले वीक में इतनी लोड ली, सपोज 5 किलोमीटर पर आवर की 5 किलोमीटर रनिंग करी, तो उसको पूरे वीक तक हमने 5 किलोमीटर रनिंग करी, अचानक से नहीं बढ़ाया। फिर नेक्स्ट वीक में हमने बढ़ाया, फिर नेक्स्ट वीक में बढ़ाया। तो ये क्या है, स्टेप लोडिंग। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडेप्टेशन के लिए टाइम दे रहे हैं, एडेप्टेशन के लिए टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे हर फेज में जब हम लोड बढ़ाते हैं तो हर एक फेज में मेंटेन करके रखेंगे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए मेंटेन करेंगे, फिर नया लोड लेंगे, फिर उसको कुछ दिन के लिए मेंटेन करेंगे, फिर नया लोड लेंगे। इसमें क्या होगा, बेटर एडेप्टेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, रेस्टिट्यूशन साइकिल। रेस्टिट्यूशन साइकिल मतलब रिकवरी की साइकिल। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, रेस्टिट्यूशन माइक्रो साइकिल। रेस्टिट्यूशन जो देख रहे हो ये क्या है, मतलब रिकवरी के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर ट्रेनिंग लोड को कम कर देंगे 1 या 2 साइकिल में, तो वो क्या हो जाएगा, रिकवरी पीरियड। अगर हम 3 प्रोग्रेशन कर रहे हैं ट्रेनिंग लोड का और एक रेस्टिट्यूशन साइकिल लगा रहे हैं, तो उसका रेशियो हो जाएगा 3:1। ऐसे ही 4 का भी कर सकते हैं, 4:2। तो ये अलग अलग तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन एथलीट, गोल, ऑब्जेक्टिव जो भी है उसके हिसाब से ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल क्लासिकल पीरियडाइजेशन मोड भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिकल पीरियडाइजेशन मोड। इसमें क्या होता है, एथलीट को प्रॉपर टाइम मिलता है एडेप्टेशंस का। इसमें अनलोडिंग फेज है और रिटेनिंग लोड है, जो हमने देखा था लास्ट वाला जो ग्रे मार्क में, ये क्या है, अनलोडिंग है। इसमें क्या करते हैं, हम लोड को कम करते हैं, जिसमें टाइम मिलता है एथलीट को रिकवरी के लिए। ग्रेटर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होगा, साइकोलॉजिकली रिस्टोरेशन भी होगा, मतलब बर्नआउट नहीं होगा, है ना। सफिशिएंट टाइम, 1 ट्रेनिंग सेशन इज नॉट सफिशिएंट, तो क्या होता है, इसमें टाइम मिलता है पूरे वीक का या 4-5 दिन का टाइम मिलता है ताकि एडेप्टेशन हो सके। तो प्रॉपर एडेप्टेशन के लिए टाइम मिलता है इसमें, क्योंकि रिपीटेड सेम ट्रेनिंग को हम रिपीट करते जा रहे हैं कई दिनों तक। तो इसके बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट है इसके, प्रॉपर एडेप्टेशन, लेस चांसेस ऑफ बर्नआउट, ओके, सफिशिएंट टाइम फॉर एडेप्टेशन और अलाउ फॉर रीजनरेशन। इसमें रेस्ट्रिक्शन पीरियड आता है एक, जिसमें अनलोडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनलोडिंग फेज और उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग फेज। ये जो हमने 3 देखे स्टार्टिंग में, ये 3 क्या है, लोडिंग फेज है। उसके बाद में एक फेज आया अनलोडिंग फेज। गॉट इट, क्लियर है सबको यहां तक। ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा है, इट इज वेरी गुड फॉर बिगनर्स। इसमें इंजरी के चांसेस नहीं रहेंगे इतने, ओवरलोडिंग सिंड्रोम यहाँ पे नहीं होगा, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, ठीक है। अब इसका और वेरिएशन क्या है, समेटेड माइक्रोसाइकिल। समेटेड माइक्रोसाइकिल मतलब क्या है, हम जो भी एक एक साइकिल को मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, और यहां पे हमें बेनिफिट दिखने को मिलेगा, एक कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। एक प्रोग्रेसिव वे में सबका एक समेटिव बेनिफिट मिलेगा। समेशन मतलब क्या होता है, सबको मिला के, है ना। अब इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो यहां पे आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर माइक्रोसाइकिल में
ट्रेनिंग तो दी, ठीक है। फिर यहां पे क्या हुआ, ट्रेनिंग, एक मिनट में इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। देखो यहां पे आपको क्या फीचर देखने को मिल रहा है कि यहां पे मैंने ट्रेनिंग का लोड दिया दिया और फिर यहां पे क्या कर दिया, कम कर दिया लेट। तो ये क्या किया मैंने, एक साइकिल पूरे, एक माइक्रो साइकिल को दूसरी माइक्रो साइकिल को सबको मिक्स कर दिया। यहां पे आपको रेजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर साइकिल में भी दिख रहा है, यहां पे ट्रेनिंग 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 और यहां पे लो, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्रेसिव पूरी साइकिल को हम कनेक्ट कर दे तो ये समेटिव माइक्रो साइकिल हो जाएगी। फर्स्ट 3 वीक में हमने क्या किया, लोडिंग दी, और लास्ट एक वीक में क्या कर दिया हमने, अनलोडिंग कर दी। ये देखो दोनों केस क्या हो गया, वापस कम हो गया, लोडिंग अनलोडिंग। क्लियर है। ये एक और एग्जांपल देख सकते हो आप। देखो ये बहुत सारे वीक्स को हमने कंबाइन कर दिया, ये हो गया हमारा समेटेड माइक्रोसाइकिल, कंबाइन कर दिया। अनलोडिंग फेस, अनलोडिंग फेस, लोडिंग फेस, अनलोडिंग फेस। अनलोडिंग फेस को लिखो और क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन फेस, रेस्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, राइट डाउन एवरीवन, रेस्टिट्यूशन फेस। इसको क्या बोल सकते हैं, अनलोडिंग। और रिकवरी बोल सकते हैं आप। क्लियर है सबको। यस, एनीवन, एनी डाउट। बास, किरण, रंजीत, दोर्थी, समझ में आ रहा है, कमलेश। ओके। अब नेक्स्ट साइकिल है कंसंट्रेटेड लोडिंग। कंसंट्रेटेड लोडिंग को आवर रीचिंग भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टाइम में ज्यादा ट्रेनिंग दे देना। इसका इस्तेमाल अक्सर कब होता है, कंपटीशन से पहले। इंटेंसिटी कंपटीशन के पहले हम बढ़ाते हैं, प्रिपरेशन के लिए एथलीट की वॉल्यूम को कम करके, बिल्कुल भी। तो कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में ओवरलोडिंग करना। कई सारे इसके और मल्टीपल यूज हो सकते हैं। तो ये क्या है, कंसंट्रेटेड लोडिंग का दूसरा नाम क्या, ओवर रीचिंग। पढ़ेंगे अलग से, ये पढ़ेंगे ओवर रीचिंग, ओवर ट्रेनिंग, ओवर लोडिंग, डोंट वरी, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। अब देखो इसका थोड़ा सा लेटर से देख लेते हैं। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोडिंग फेस, द मोर टाइम नीडेड फॉर फटीग टू डिसिपेट एंड परफॉर्मेंस टू इंप्रूव। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने एक कंसंट्रेटेड लोडिंग दिया है, शॉर्ट टाइम के लिए ज़्यादा लोड दिया है, उसके बाद में आपको मिलेगा सब पर कंपनसेशन, मतलब इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये इसके लिए आपको चाहिए रिकवरी, रिकवरी का फेज चाहिए इसके बाद में, ठीक है। अब देखो एथलीट की प्रिपरेशन के लिए क्या देखा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कोर्टिसोल रेशियो। टेस्टोस्टेरोन कोर्टिसोल रेशियो देखा जाता है, प्रिपरेशन इंडिकेट करता है ये, है ना। अब देखो आपको पता है कोर्टिसोल वगैरह ज्यादा रहेगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है ना, कोर्टिसोल लेवल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमारी प्रिपरेशन को मेजर करता है। अगर इसका रेशियो आज ज्यादा रहता है, हाई, तो उसका मतलब क्या है कि आप प्रिपेयर्ड हो वेल फॉर हाई परफॉर्मेंस, है ना। मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहा एज कंपेयर टू कोर्टिसोल, कोर्टिसोल कम होना चाहिए और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हाई रेशियो आएगा। 10/2 लिखा तभी ज्यादा आएगा ना, 5। अगर ये दोनों बराबर रहे या फिर कोर्टिसोल लेवल अगर ज्यादा रहा तो रेशियो कम आएगा। तो टेस्टोस्टेरोन कोर्टिसोल रेशियो अगर ज्यादा रहा, इसका मतलब आपको बता रहा है ये प्रिपेयर्डनेस हाई परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर है। जस्ट फॉर नॉलेज। होता होगा उनका तो सारा, जो एथलीट होते हैं खेलो इंडिया या फिर एक्सीलेंस वाले, उनका तो हर चीज़ का मॉनिटरिंग होता है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, राइट। जो फिजियोलॉजिस्ट रहते हैं, बायोमेकेनिस्ट रहते हैं, तो प्रिपेयर्डनेस के लिए उनका हर चीज़ का मॉनिटरिंग होता है। अब तो
हर सेंटर में स्टाफ आ चुके हैं, सपोर्टिंग स्टाफ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के स्टाफ आ चुके हैं, राइट? क्लियर है? हाँ, तो भाई पूरी दुनिया स्पोर्ट्स साइंस की हेल्प ले रही है, तो अपना इंडिया कैसे पीछे रहेगा? यू कैन सी रिक्रूटमेंट देखा जाए तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की हो, या एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट की हो, मसाजर की हो, या बायोमेकेनिस्ट की हो, अब हर जगह है ना हो रहा है रिक्रूटमेंट। तो उनका रिक्रूटमेंट इसीलिए हो रहा है कि ताकि हर चीज़ का मॉनिटरिंग कर सके और रेगुलेट कर सके, अगर कुछ चेंजेस देखना हो तो, नेगेटिव चेंजेस दिखे तो। तो कहाँ पे थे हम? ये था हमारा कंसंट्रेटेड लोडिंग। नेक्स्ट है कंजुगेटेड सीक्वेंस लोडिंग। देखो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा है तो देख लेते हैं। स्टेप लोडिंग में हमने क्या देखा था, है ना? इसमें एक्स्ट्रा कुछ होता तो देख लेते हैं। रिजनरेशन, ग्रेटर एडुटेशन, साइकोलॉजिकल रिस्टोरेशन डिक्रीजेस। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ये जो 2:1 पेडाग्राम यंग एथलीट्स के लिए सजेस्ट की जाती है, 2:1, जो एकदम बिगनर है। कंसंट्रेटेड लोडिंग, ये 2023 या 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? रिगार्डिंग कंसंट्रेटेड लोडिंग, नहीं ये कंजुगेटेड लोडिंग के रिगार्डिंग। कंसंट्रेटेड लोडिंग तो हमने पढ़ लिया है। इसमें देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा है तो। प्लांट आवर रीचिंग, इसको प्लांट आवर रीचिंग बोल सकते हैं, राइट? शॉर्ट टर्म ओवर लोडिंग है, ऑफन क्लासिफाई एज concentrated loading or over reaching. Athlete can recover in short period of time from concentrated loading. Performance gain may occur 4 to 12 weeks after cessation of concentrated loading. है ना? तो कंपटीशन से पहले अब एक ड्यूरेशन होता है, कब टेपरिंग दे रहे हैं, कब परफॉर्मेंस को डिक्रीमेंट करना है, कब ओवर रीचिंग कर रहे हैं। तो ये टेपरिंग और ओवर रीचिंग का रेशियो और कंपटीशन कितने दिन बाद है, ये सब कुछ प्लान्ड होता है ना? मतलब क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस जो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं परफॉर्मेंस में, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड लोड, ये लोडिंग चल रही है और यहाँ पे एकदम से अचानक से कंसंट्रेटेड लोडिंग दिया। अब यहाँ पे इनफ रिकवरी मिलना चाहिए ताकि यहाँ पे सुपर कंपनसेशन आ सके, और ये पीरियड होना चाहिए कंपटीशन का, ठीक है? तो ये बीच वाला फेस रहेगा रिकवरी का, ये बीच वाला फेस क्या रहेगा, रिकवरी का रहेगा, ये बीच वाला फेस। और ये है ओवर रीचिंग, और ये क्या है, कंपटीशन के टाइम पे। तो जो पीक परफॉर्मेंस आना चाहिए वो कंपटीशन के टाइम पे ही आना चाहिए, और रिकवरी भी इतनी इनफ होना चाहिए ताकि वो सुपर कंपनसेशन जा सके, परफॉर्मेंस में यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख सके। ये परफॉर्मेंस, ये क्या है, एक बेसलाइन लेवल है, ट्रेनिंग की वजह से परफॉर्मेंस डाउन हुआ, ये रिकवरी की वजह से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये रिकवरी की वजह से परफॉर्मेंस में यहाँ पे देखने को मिला इंप्रूवमेंट। ये ऊपर की साइड जा रहा है, ये परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? तो ये रिकवरी का और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये ओवर रीचिंग वगैरह में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड लोडिंग, हमने पढ़ लिया। कंजुगेटेड सीक्वेंस लोडिंग पेडाग्राम, इसको कपल्ड सक्सेसिव सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है? ये 2023 में या 22 में ये क्वेश्चन पूछा था इससे, इसको कपल, इसमें ये आया था, कपल सक्सेसिव सिस्टम भी बोलते हैं, ये पूछा गया था। ये इतना इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा गया था, कंफर्म है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, कपल सक्सेसिव सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है,
पीरियड ऑफ कंसंट्रेटेड लोडिंग एंड ओवर रीचिंग फॉलो बाय पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसमें डिफरेंट क्या है, कंसंट्रेटेड लोडिंग और इसमें डिफरेंस क्या है? वो भी तो इसमें यही बोल रहे थे हम, पीरियड ऑफ ओवरलोडिंग और पीरियड ऑफ ओवर रीचिंग, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंजुगेटेड सीक्वेंस लोडिंग पेडाग्राम। और इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें हम देखो, फॉर एग्जांपल हमने ओवरलोडिंग लिया, कंसंट्रेटेड लोडिंग लिया, किसका? पहले किसका लिया? स्ट्रेन ट्रेनिंग का। स्ट्रेन ट्रेनिंग हमने इतनी ज्यादा कर ली, तो ये क्या हुआ? कंसंट्रेटेड लोडिंग फॉर स्ट्रेन ट्रेनिंग। अभी देखिएगा, आपको डायग्राम में आराम से बता रहा हूं, शांति से, कोई दिक्कत जल्दी नहीं हमें। तो ये स्ट्रेन ट्रेनिंग हमने देखा, कंसंट्रेटेड लोडिंग ऑफ स्ट्रेन ट्रेनिंग। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके। उसके बाद में क्या आएगा? अब हमें स्ट्रेन ट्रेनिंग का लोडिंग है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? एंडोरेंस ट्रेनिंग का लोडिंग ले सकते हैं, और स्ट्रेन ट्रेनिंग को यहां पे कर सकते हैं कम। ये ब्लू वाला क्या है? एंडोरेंस ट्रेनिंग है। तो ये क्या हुआ? हमने पहले लिया स्ट्रेन ट्रेनिंग का लोडिंग कंसंट्रेटेड, उसके बाद में स्ट्रेन ट्रेनिंग को कम कर दिया और लोडिंग लिया एंडोरेंस का। तो ये सीक्वेंशियल मैनर में है। तो स्ट्रेंथ वाला जो फैक्टर है वो यहां पे रिकवरी फेज में आ गया। तो ये चीजें इसमें देखने को मिलती है। हमने पहले किसका लिया लोडिंग? स्ट्रेन ट्रेनिंग का लोडिंग लिया, स्ट्रेन ट्रेनिंग के फैक्टर को बढ़ाया, फिर हमने क्या किया? स्ट्रेन ट्रेनिंग को कम कर दिया, तो उस टाइम पे स्ट्रेन ट्रेनिंग की रिकवरी हो गई, सपोज स्ट्रेन ट्रेनिंग वाले फैक्टर से मसल्स की रिकवरी। उसके बाद फिर हमने क्या किया? एंडोरेंस को बढ़ा दिया वो सेम फेज में। तो ये एक सीक्वेंशियल मैनर में हम लोडिंग करते हैं। इसमें नाम से ही लग रहा है, कंजुगेटेड सीक्वेंशियल लोडिंग पेडाग्राम और कपल सक्सेसिव सिस्टम। अब इसमें देखो थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है, गिवन पीरियड डेट आर सैचुरेटेड विद स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टिमुलस, specific training stimulus during which fatigue is evaluated and some performance variable are decreased. For example, ये लोडिंग किसका है? पहला यहां पे लोडिंग किसका है? स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का लोडिंग है, फिर स्ट्रेंथ का अनलोडिंग हो गया, बट हमने स्पीड को स्लाइटली बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो ये है कंजुगेटेड सीक्वेंशियल लोडिंग पेडाग्राम। और बताता हूं मैं इसको, आप देख सकते हो, दिस टाइप ऑफ लोडिंग एवेल्युएट द कम्युलेटिव फटीग एसोसिएटेड विद पैरेलल ऑन कंकरेंट ट्रेनिंग विद ट्रेडिशनल लोडिंग पेडाग्राम। समझ रहे हो आप? यहां पे आपको देखो, ये फर्स्ट वीक है। ये फर्स्ट वीक में क्या है? स्टार्टिंग में हमने स्ट्रेंथ को बढ़ाया तो स्पीड को कम रखा, फिर सेकेंड में क्या करा? स्ट्रेंथ को बढ़ाया, स्पीड को बढ़ा दिया। यहाँ स्ट्रेंथ को जब बढ़ाया तो स्पीड को कम रखा। तो ये क्या कर रहे हैं? हम सिक्वेंशियल कर रहे हैं, एक एक फैक्टर पे एक एक टाइम पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे को कम करते जा रहे हैं। बाकी ओवरऑल लोडिंग तो है बॉडी पे। तो ये क्या, परफॉर्मेंस इसमें ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है, सुपर कंपेंसेशन होता है, राइट। और देखते हैं इसके बारे में, सीधा लिटरेचर। One may undertake a concentrated loading block in which strength is a major emphasis. What I say? पहले वाले में क्या किया? Strength is a major emphasis. Then during unloading block, पहले हमने लोडिंग ले लिया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, अब अनलोडिंग ब्लॉक में स्ट्रेंथ का एम्फेसिस कम कर दिया बट स्पीड को बढ़ा लिया। तो स्ट्रेंथ का अनलोडिंग हो गया बट स्पीड को बढ़ा लिया हमने। दिस पैटर्न ऑफ रिजल्ट इन सुपर कंपेंसेशन इफेक्ट in performance increased dramatically. After completing this block, the athlete undertook a block that imposed a progressive stronger stimulus and allow athlete to improve the performance. कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एक टाइप के फैक्टर को एक टाइप पे फोकस करना, उसके बाद में उस ए वाले को कम करके बी वाले को बढ़ा लेना। क्लियर है सबको?
तो ये कंजुगेटेड सीक्वेंस लोडिंग। आपको समझ में आया? किसी को डाउट कंजुगेटेड सीक्वेंस लोडिंग में? एनीवन? अभिषेक, दोरथी, अतुल, काजल, देवी सर, अन्नू। कंजुगेटेड सीक्वेंस लोडिंग, इसका दूसरा नाम क्या है याद रखना, कपल सक्सेसिव लोडिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 1 ईयर और मे बी 2-3 अटेम्प्ट बिफोर 2023-24 या 22 में, है ना। और इसमें क्या की पॉइंट है याद रखना है आपको कि एक टाइप पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या की पॉइंट है? एक पर्टिकुलर फैक्टर पे एक टाइम पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर दूसरे को उसको कम करके दूसरे को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट लोडिंग। नेक्स्ट क्या है? फ्लैट लोडिंग। फ्लैट लोडिंग में देखो सिंपल से आपको डायग्राम में जैसे दिख रहा है, एक जैसा चलने दिया, फिर एक जैसा इंस्टीट्यूशन हमने रिकवरी पीरियड डाला, फिर ये कुछ सिंपल सा दिख रहा है आपको फ्लैट लोडिंग का मतलब, राइट। चलो सर देखते हैं हम। और ओनली फॉर एडवांस और एक्सपीरियंस एथलीट के लिए ये, और हाईली ट्रेंड एथलीट के लिए। इसमें 3 माइक्रो साइकिल है लोडिंग के एक जैसे, फिर एक अनलोडिंग आ गया, फिर अनदर 3 माइक्रो साइकिल लोडिंग के अनलोडिंग आ गया। हर बार माइक्रो साइकिल में, हर माइक्रो साइकिल में देखो लोड जो बिल्डिंग है वो ऊपर बढ़ते जा रही है, हाइट बढ़ते जा रही है, लोडिंग बढ़ते जा रहा है। आफ्टर 9th 11th हाईएस्ट ट्रेनिंग लोड 2 वीक्स ऑफ अनलोडिंग पीरियड 12 हर्टिंग, ये देखो आ गया। ठीक है, तो ये फ्लैट लोडिंग है। एक जैसा ट्रेनिंग है, उसको लंबे टाइम तक कैरी ऑन करके आ रहे हैं, 3 वीक्स तक, फिर अनलोडिंग कर लिया, फिर 3 वीक्स तक एक जैसा लोड, फिर इसको बोलते हैं फ्लैट लोडिंग। अब देखो सीक्वेंस क्या है ट्रेनिंग लोड का। ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो कई सीक्वेंस में अगर हम देखें, जस्ट अरेंज इन कोड बट कोडिंग कि ट्रेनिंग का प्रोग्रेशन किस हिसाब से करना चाहिए। तो राइट डाउन सबसे पहले होती है जनरल फिजिकल प्रिपरेशन। इसमें सारे कॉमन जनरल फिजिकल प्रिपरेशन है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में। उसके बाद में दिया जाता है स्ट्रेंथ, स्पीड, और सबसे लास्ट में दिया जाता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस लास्ट में हमारा पूरा ग्लाइकोजन वगैरह सब कुछ खत्म कर देगा, एनर्जी बचेगी नहीं, ग्लूकोज रिजर्वायर खत्म कर देगा, इसलिए इसको लास्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो एंड्योरेंस सबसे लास्ट में आएगा। जस्ट रिमेंबर दिस सीक्वेंस। ये किसने सजेस्ट किया था? सिर्फ वर कौन सी वर्कोन्सेंकी, सिफ एंड वर्कोन्सेंकी, इसने सजेस्ट किया था ये कि भाई सबसे पहले ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ मीडियम डेवलपमेंट एंड्योरेंस साइकिल स्पोर्ट सिक्वेंशियल ट्रेनिंग लोड इन फॉलोइंग फैशन। तो ये था हमारा ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में, ट्रेनिंग प्रोग्रेशन ऑफ लोड कैसे किया जाता है ना। 1 मिनट इसमें देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा है तो। ट्रेनिंग लोड को अगर और हिसाब से क्लासिफाई करें तो नॉर्मली ऐसे ही ट्रेनिंग कंपटीशन लोड, ट्रेनिंग लोड, फटिग लोड, प्रोड्यूसिंग लोड, नॉन फटिंग प्रोड्यूसिंग लोड, कुछ खास है नहीं इसमें। अब लोड फैक्टर किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इंटेंसिटी ऑफ लोड, वॉल्यूम ऑफ लोड। ये 4 फैक्टर है जिससे आपका लोड डिसाइड होता है कि कितना लोड बॉडी पे पड़ रहा है। क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, रिमेंबर, टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, स्लाइकिंग, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग, हिल ट्रेनिंग, फार्कलेट ट्रेनिंग, राइट, टेम्पो रनिंग, जो भी है, रनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। इंटेंसिटी और वॉल्यूम आपको पता ही है। एग्जीक्यूशन याद रखना, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, अब एक एक पे बात करेंगे हम। वॉल्यूम, इंटेंसिटी,
क्या क्या मेथड है, इंटेंसिटी जोन, स्पेसिफिकली बात करते हैं वॉल्यूम, इंटेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, इन डिटेल। एब्सोल्यूट इंटेंसिटी आपने सुना होगा, रिलेटिव इंटेंसिटी सुना होगा, राइट? ये सब होता क्या है? यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? यस, जस्ट 2 मिनट ब्रेक। वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम के नापने के तरीके, अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो टाइम और ड्यूरेशन या डिस्टेंस हम कितनी कवर कर रहे हैं वो देखेंगे। पर अगर हम रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या कैसे देखेंगे वॉल्यूम को? कितने आपने सेट्स लगाए, कितने रेप्स लगाए और रेसिस्टेंट क्या था, सबका प्रोडक्ट आ जाएगा वॉल्यूम। 3 सेट्स लगाए आपने, हर सेट्स में 10-10 का रिपीटेशन था और आपने डंबल उठाया 10 kg का, तो वॉल्यूम हो गया 300। ठीक है, ये वॉल्यूम लोड हो गया। रनिंग वगैरह में 50 मिनट रनिंग करी, 10 किलोमीटर रनिंग करी, डिस्टेंस में भी देख सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन में भी देख सकते हैं। टोटल क्वालिटी ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म इन ट्रेनिंग और सम ऑफ वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन और फेस, टोटल कितना हम कर रहे हैं, टोटल वर्कआउट। अब इसके 2 टाइप है, रिलेटिव वॉल्यूम, एब्सोल्यूट वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम और एब्सोल्यूट वॉल्यूम, अब ये दोनों क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम अ ग्रुप और एथलीट डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ सेशन। और एब्सोल्यूट वाला अभी बताऊंगा आपको, अमाउंट ऑफ टाइम इंडिविजुअल ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस पर यूनिट टाइम। अब देखो रिलेटिव मतलब क्या हुआ, आप ग्राउंड पे गए, आपने टोटल वर्कआउट, आपका जो पूरा मैच था वो 2 घंटे का था, तो सपोज ये हो गया रिलेटिव ट्रेनिंग वॉल्यूम। टोटल ट्रेनिंग सेशन आज किसी आपके कोच ने कराया, आप फुटबॉलर हो, टोटल ट्रेनिंग सेशन था 2 आवर्स का, ये हो गया रिलेटिव वॉल्यूम। आप में उसका रोल था, आपने खुद ने उसमें परफॉर्म किया 1 आवर 45 मिनट्स, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना था, ये है एब्सोल्यूट वॉल्यूम। आपने इंडिविजुअल पर्सन ने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया, तो आप देख सकते हो। वापस से आइए लिटरेचर के ऊपर, रिलेटिव पूरा देखो, लिखो ऐसा ग्राफ, बड़ा गोला बनाओ, सर्कल, ठीक है, पूरा बड़ा सा सर्कल बनाओ और उसमें लिखो 2 आवर्स रिलेटिव वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ टाइम अ ग्रुप और एथलीट डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ सेशन, कितना टाइम टूडे ट्रेनिंग सेशन में दिया, सब कुछ आ जाएगा उसमें, वार्म अप हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, सब कुछ। पूरा ट्रेनिंग सेशन का टाइम क्या है, ट्रेनिंग सेशन का, पूरे ग्रुप का, एथलीट्स का या इंडिविजुअल का, पूरा ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। अब उसमें से पर्टिकुलरली एब्सोल्यूट वाला, अमाउंट ऑफ वर्क दैट इंडिविजुअल परफॉर्म पर यूनिट ऑफ टाइम, उसने पर यूनिट टाइम में कितना परफॉर्म किया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में, ये इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाता है, उसने कितना परफॉर्म किया, ये है एब्सोल्यूट वॉल्यूम। क्लियर है डिफरेंस एब्सोल्यूट वॉल्यूम और रिलेटिव वॉल्यूम में, है ना? इंडिविजुअल ने कितना परफॉर्म किया पर यूनिट टाइम में, और रिलेटिव क्या हो गया, ट्रेनिंग सेशन कितना है। नाउ वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज बाय, अब वॉल्यूम कैसे इंक्रीज किया जाता है? आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके,
वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग को इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग वॉल्यूम विथ इन द ट्रेनिंग सेशन और डूइंग बोथ। अब ज़्यादा रिपीटेशंस लगाओ। यहाँ पे अगर हम यहाँ के इसकी बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, 10 की जगह 15 कर दो तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ड्यूरेशन बढ़ा लो, कितना रनिंग कर रहे हो, 50 की जगह 60 मिनट रनिंग करो, बस सीधी सी बात है ना। रिसर्च, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग एज मच एज पॉसिबल विदाउट इंड्यूसिंग ओवरलोडिंग। फ्रीक्वेंसी से बेटर एडेप्टेशन होता है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन अगर पर डे हम ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और ग्रेटर एडेप्टेशंस होते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्वालिटेटिव कंपोनेंट है, कितना एफर्ट लगा रहे हैं हम सब्जेक्टिवली। अब दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, दोनों 1 घंटा मैच कर रहे हैं, पर एक कम थका, दूसरा ज़्यादा थक गया। एक का एफर्ट बहुत ज़्यादा था, दूसरे का एफर्ट बहुत कम था। तो ये एफर्ट आप कितना आपका वॉल्यूम तो दोनों का 1 आवर है, पर एक पूरा बेहतरीन थक के साथ साथ फुल रही, उसकी बहुत बेहतरीन स्पीड से रनिंग करी, उसने अच्छे से पासेस खेले, मैच में इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा था उसका। और दूसरा टाइम पास कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, गप्पे मार रहा है इधर उधर, मतलब मैच में अच्छा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर मकरा मार रहा है ना। तो वॉल्यूम सेम हो सकता है, बट इंटेंसिटी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। तो ये पावर आउटपुट के रिलेशन में है, अपोजिंग फोर्स और वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेशन, कितना आप पर मिनट में कितना आप टाइम लगा रहे हो, कितना एनर्जी को इंस्पेंड कर रहे हो। मोर वर्क पर यूनिट ऑफ टाइम, ज़्यादा लगाओगे पर यूनिट ऑफ टाइम में, टाइम के रिस्पेक्ट में आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एफर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल एफर्ट आपने 1 आवर में नहीं लगाया, पर्टिकुलर टाइम में कितना लगाया। एक पर्सन है जो 1 आवर में 5 किलोमीटर चल रहा है, और दूसरा पर्सन है जो 10 मिनट में 4 किलोमीटर चल रहा है सपोज बाय चांस। तो यहाँ टोटल तो आपको ज़्यादा दिख रहा है कि 1 आवर में 5 किलोमीटर, मतलब टोटल यहाँ पे टोटल कम है, बट इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में इसने 4 किलोमीटर सिर्फ 10 मिनट में कवर किया, और इसने टोटल तो ज़्यादा किया 5 किलोमीटर, बट इसने 1 आवर ले लिया। तो यह है टाइम पर यूनिट में कितना एफर्ट लगा रहे हैं। इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन। न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन, अब इसमें इसका इंपॉर्टेंट क्यों रोल है? फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन आपकी मसल्स का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना कंसंट्रेटेड हो पा रहे हो, कितना रिक्रूटमेंट कर रहे हो मोटर यूनिट का, न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। ग्रेटर इंटेंसिटी रिक्वायर्ड ग्रेटर एक्टिवेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर। अगर आप ज़्यादा स्पीड से रनिंग कर रहे हो तो ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन, ज़्यादा फायरिंग फ्रीक्वेंसी हो रही है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन बहुत रैपिड स्पीड से हो रहा है। ठीक है। असेसमेंट कैसे करते हैं इंटेंसिटी का, कैसे नापते हैं इंटेंसिटी? स्पीड में अगर हम देखें तो मीटर पर सेकेंड, टाइमिंग ले लो बस 100 मीटर में अगर देखें तो, रेट पर मिनट, साइकिल एग्रोमीटर में देख सकते हैं कितना एफर्ट लगा रहे हैं। पर अगर टीम स्पीड की बात करें, सॉरी टीम स्पोर्ट्स की, तो टीम स्पोर्ट्स में हम हार्ट रेट दे सकते हैं, एनारोबिक थ्रेशोल्ड, हार्ट रेट मैक्सिमम, जैसे हमने टारगेट निकाला था उस दिन, कार्बोनेट मेथड निकाली थी, है ना, टारगेट हार्ट रेट निकाला था, रेस्टिंग हार्ट रेट वगैरह सब फॉर्मूले से। तो पल्स रेशियो, हार्ट रेट आप देख सकते हो हार्ट रेट मॉनिटर से, और हार्ट रेट प्रिडिक्ट कर सकता है इंटेंसिटी, कितना एफर्ट लग रहा है आपका। क्लियर है। और कौन से मेथड है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटेंसिटी, कौन कौन से मेथड है? अब यहाँ पे एनर्जी जोन के हिसाब से क्लासिफाई किया है इसको, 6 अलग अलग एनर्जी जोन्स हैं। आपको मैं क्यों बताते जाता हूं इसमें, है ना। फर्स्ट एनर्जी जोन सबसे ज़्यादा इंटेंस, फिर और कम,
तो जो एनर्जी इंटेंसिटी जोन अगर सबसे फास्ट है तो ये 1 जोन में आएगा, और सबसे स्लो है तो 6 जोन में आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, कम टाइम और ज़्यादा स्पीड मतलब फर्स्ट एनर्जी जोन। 6 सेकेंड तक आप रनिंग कर रहे हो बहुत स्पीड से, भयंकर स्पीड से, तो फर्स्ट एनर्जी जोन में आ जाएगा। आपको एनर्जी सिस्टम का पता ही है कि एटीपी पीसीआर सिस्टम इस्तेमाल होगा। सेकेंड वाला इंटेंसिटी जोन है 6 से 30 सेकेंड का। 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट, इसमें पता ही है आपको एटीपी पीसीआर सिस्टम और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इसमें लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होगा, राइट। सेकेंड इंटेंसिटी जोन। थर्ड इंटेंसिटी जोन 400 मीटर मिडिल डिस्टेंस रनिंग समझ लीजिए, 30 सेकेंड से 2 मिनट तक का, ठीक है। एनारोबिक सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल होगा, फास्ट स्पीड में होगा, लैक्टिक एसिड इसमें भी बिल्डअप होगा। नेक्स्ट इंटेंसिटी जोन है 2 से 3 मिनट का। आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अगर इसमें डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। इंटेंसिटी जोन फिफ्थ 3 मिनट से 30 मिनट तक। इंटेंसिटी जोन 6, तो ये सबसे है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो बट आपकी इंटेंसिटी बहुत स्लो है, स्लो रनिंग कर रहे हो एकदम, 10-20 किलोमीटर 40 किलोमीटर मैराथन रन, तो ये हो गया सबसे सी जोन। तो क्या रखना, इंटेंसिटी जोन 1 क्या होता है, 6 सेकेंड का था, बहुत स्पीड में, भयंकर स्पीड में। और सबसे लास्ट वाला इंटेंसिटी जोन 6 वाला क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? इंडिविजुअल एरोबिक थ्रेशोल्ड ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की टाइप। एक है एब्सोल्यूट इंटेंसिटी, दूसरा है रिलेटिव इंटेंसिटी। एब्सोल्यूट इंटेंसिटी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम नेसेसरी टू परफॉर्म एक्सरसाइज, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी नेसेसरी टू परफॉर्म एक्सरसाइज। अब इसको डिफरेंस देखते हैं दोनों में। रिलेटिव क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग सेशन पर माइक्रोसाइकिल गिवन द एब्सोल्यूट इंटेंसिटी एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क परफॉर्म इन दैट पीरियड। क्या डिफरेंस है दोनों में? एब्सोल्यूट मतलब परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम नेसेसरी टू परफॉर्म एक्सरसाइज, मतलब आपने टोटल आउटपुट कितना दिया, टोटल कितना जरूरी है उतना हो गया हमारा 100% आउटपुट, वो है परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम नेसेसरी टू परफॉर्म एक्सरसाइज, ठीक है। ये एब्सोल्यूट इंटेंसिटी। रिलेटिव की अगर बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इंटरवल सेशन पर माइक्रोसाइकिल, ये रिलेटिव वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग सेशन पर माइक्रोसाइकिल गिवन द एब्सोल्यूट इंटेंसिटी एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क परफॉर्म इन दैट पीरियड, गिवन द वॉल्यूम, गिवन द, किसी को समझ में आ रहा है ये रिलेटिव वाला? एनीवन ट्राई दिस? इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग सेशन पर माइक्रोसाइकिल, एक मिनट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग सेशन पर माइक्रोसाइकिल गिवन द एब्सोल्यूट इंटेंसिटी एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क परफॉर्म इन दैट पीरियड। अच्छा, माइक्रोसाइकिल गिवन एब्सोल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क परफॉर्म इन दैट पीरियड। इसमें क्या है रिलेटिव, ये गिवन पीरियड के हिसाब से, एब्सोल्यूट मतलब टोटल कितना इंटेंसिटी का रिक्वायरमेंट है, हमने टोटल कितना एफर्ट डाला उसके हिसाब से, और ये कंपैरेटिवली है माइक्रोसाइकिल के हिसाब से,
कि पर्टिकुलर माइक्रोसाइकिल में हमने कितना एफर्ट लगाया, राइट। इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग सेशन पर माइक्रोसाइकिल गिवन द एब्सोल्यूट इंटेंसिटी एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क परफॉर्म इन दैट पीरियड। आपने टोटल वॉल्यूम देखो, टोटल वॉल्यूम कितना परफॉर्म किया, उसमें से आपने कितना एब्सोल्यूट इंटेंसिटी लगाया। तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी के रिलेशनशिप में हम जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं रिस्पेक्ट टू बॉडी वेट, तो यहाँ पे हम रिलेटिव इंटेंसिटी देख रहे हैं रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने कितना यहाँ पे एफर्ट लगाया, ठीक है। ये है रिलेटिव इंटेंसिटी। रिलेटिव का इंटेंसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि पर माइक्रोसाइकिल में आपने कितना एफर्ट लगाया, है ना, पर माइक्रोसाइकिल में आपने कितना एफर्ट लगाया, उसका आएगा रिलेटिव इंटेंसिटी, ठीक है। पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपने कितना एफर्ट लगाया, एब्सोल्यूट इंटेंसिटी कितनी लगाई पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट बाय वॉल्यूम, है ना, एब्सोल्यूट बाय पर माइक्रोसाइकिल, ये आ जाएगा रिलेटिव इंटेंसिटी। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम नेसेसरी टू परफॉर्म, कितना नेसेसरी है, कितना एफर्ट लगा रहे हैं हम पर्टिकुलर एक्टिविटी में, टोटल एब्सोल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ माइक्रोसाइकिल, कंपेरेटिव नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ माइक्रोसाइकिल, हम टोटल कितना एफर्ट लगा जरूरी है किसी भी माइक्रोसाइकिल में लगाने का। समझ में आया, क्लियर है सबको? इसका और देख के बताऊंगा मैं आपको और अच्छे से। अभी के लिए इतना ही समझिए। रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। अब जैसे आपको पता ही है कि भाई हम अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो हम 100 मीटर की स्पीड से तो भाग नहीं सकते, है ना। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वॉल्यूम को कम होना ही पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग के ट्रेनिंग फेज में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, इंटेंसिटी कम रहती है। जैसे जैसे कंपटीशन की साइड बढ़ते हैं इंटेंसिटी बढ़ती है और वॉल्यूम कम होता है। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो है इंटेंसिटी और वॉल्यूम का। अगर हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी तो हमारी लो होना ही पड़ेगा। हम 50 किलोमीटर 100 मीटर की स्पीड से तो भाग नहीं सकते, राइट। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको इंटेंसिटी बढ़ाना ही पड़ेगा और वॉल्यूम को कम पढ़ना पड़ेगा। तो कंपटीशन से पहले क्या होता है, नॉर्मली पीरियडाइजेशन में हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। कंपटीशन से पहले परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, वॉल्यूम को कम किया जाता है और इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है। क्लियर है? जस्ट बिफोर परफॉर्मेंस वी इंक्रीजेस वॉल्यूम इंटेंसिटी एंड डिक्रीजेस वॉल्यूम सो दैट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। गॉट इट? इसमें देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। ओवरऑल इंटेंसिटी, एक आता है इंटेंसिटी ऑफ सेशन। इंटेंसिटी ऑफ सेशन कैसे नापते हैं? बाय चांस आपको ये कभी न्यूमेरिकल दे दिया, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है पार्शियल इंटेंसिटी। अब पार्शियल इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? आपका हार्ट रेट मैक्स ये रहा, है ना, उसको डिवाइड कर देंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ये टोटल है हमारा, टोटल 200 टोटल है हमारा, इतना मैक्सिमम जा सकते हैं हम, है ना। और ये HRP क्या है? HRP हार्ट रेट रिजल्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एक्सरसाइज फॉर विच पार्शियल इंटेंसिटी इज बिगिन कैलकुलेटेड। तो ये हम किस इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो क्या हमारा हार्ट रेट, है ना। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, पार्शियल इंटेंसिटी। तो यह क्या हो गया, 75 बीट्स पर मिनट। अब ओवरऑल इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्शियल इंटेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंटेंसिटी। पार्शियल इंटेंसिटी कैसे निकाली? पार्शियल इंटेंसिटी कैसे निकाली?
ये वर्कआउट किया हमने ये एक्सरसाइज पे, और टोटल उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। टोटल हार्ट रेट हमारी इतनी है, और हमने इस ये वाली हमारी प्रेजेंट वर्कआउट की, ये प्रेजेंट हार्ट रेट है, उसका हमने निकाल लिया। तो ये सपोज आ गया 75, ठीक है। तो हो गया पार्शियल इंटेंसिटी 75 हो गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज हमने कितना किया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज। तो ये क्या निकल जाएगा, ओवरऑल इंटेंसिटी।